जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। लेखपाल परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आता है। कट ऑफ गई है 75 अंक और एक बेहद होनहार उम्मीदवार जिसने दिन रात एक कर दिया था, उसका स्कोर है 74.5। उफ, ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति होती है। बिल्कुल, वो सिर्फ आधा अंक से सरकारी नौकरी की दौड़ से बाहर हो गया। और सबसे बड़ा दुख इस बात का लिए है कि उसने पढ़ाई नहीं की थी। तो फिर किस बात का है? दुख यह है कि वो सिर्फ इसलिए बाहर हुआ क्योंकि उसने सिलेबस के एक हिस्से को बहुत टेक्निकल मानकर छोड़ दिया था, और वो विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अरे हाँ, एआई और एमएल, ये बहुत आम बात है ना। 21 मई 2026 की परीक्षा एकदम सामने खड़ी है और आज भी 90% उम्मीदवार गणित के एक एक सवाल पर घंटों सिर खा पा रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। और इस सीधे सीधे 3 से 4 अंक दिलाने वाले विषय को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। तो बस आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी भारी भूल को सुधारना है। हम इन बेहद जटिल लगने वाले विषयों को कुछ एकदम देसी ट्रिक्स के जरिए डिकोड करेंगे। बिल्कुल, ताकि वो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। ये नजरअंदाज करने वाली बात मतलब बिल्कुल सटीक है। हाँ, क्योंकि परीक्षा हॉल का दबाव ही कुछ ऐसा होता है। सही कहा। परीक्षा हॉल का अपना एक अलग मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। जो उम्मीदवार सिर्फ तथ्यों को रट कर जाते हैं, वे उस दबाव में सबसे पहले चीजें भूलते हैं। ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो इसीलिए आज हमारा फोकस सिर्फ ट्रिक्स पर नहीं होगा, बल्कि उस तकनीक के काम करने के तरीके, मेरा मतलब है उसके पीछे के विज्ञान पर भी होगा। ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। हाँ, क्योंकि एक बार जब ये समझ आ जाए कि कोई तकनीक क्यों और कैसे काम कर रही है, तो उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम। और सच कहें तो ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा की ओएमआर शीट भरने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसमें इस तकनीक का आधारभूत ज्ञान होना साक्षर होने जितना ही जरूरी हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस भारी भरकम शब्द को तोड़ते हैं जिससे लोग अक्सर घबराते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर किताबी भाषा को किनारे रखते हैं तो सीधी बात, नो बकवास, मशीन को इंसान जैसी सोच देना ही एआई है। एकदम सरल शब्दों में। है ना। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर सेकंड देखते हैं। हाँ। मतलब जब हम गूगल पर कुछ सर्च करने के लिए टाइप करना शुरू करते हैं हाँ, और वो खुद ही वाक्य पूरा कर देता है। बिल्कुल। आधा वाक्य लिखते ही गूगल खुद आगे के शब्द सुझाने लगता है, तो वो ऑटो कंप्लीट एआई ही है। सही कहा। और म्यूजिक ऐप्स में भी तो यही होता है। एकदम। स्पॉटिफाई पर गाने सुनते समय जब एक गाना खत्म होता है और अगला गाना बिल्कुल हमारी पसंद का बजने लगता है, और वो भी बिना हमारे कुछ कहे। हाँ, वहां कोई इंसान बैठकर किसी की प्लेलिस्ट नहीं बना रहा है, बिल्कुल नहीं। वो एक मशीन है जो पसंद को समझ रही है। तो इस रोजमर्रा के उदाहरण को अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें, मतलब एक तकनीकी ढांचे में ढालें, तो परिभाषा कुछ इस तरह बनेगी। बताइए। मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम्स को इस तरह से प्रोग्राम करना कि वे बिल्कुल एक इंसान की तरह सोच सकें, वो डेटा से सीख सकें और नई समस्याओं का समाधान कर सकें। अच्छा, तो ये कीवर्ड्स याद रखने होंगे। हाँ, परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है, तो उसमें इंसान जैसी सोच, सीखने की क्षमता और समस्या समाधान जैसे कीवर्ड्स जरूर मौजूद होते हैं। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। लेकिन यहाँ एक वीआईपी तथ्य है जो आयोग का पसंदीदा सवाल है। अरे हाँ, इतिहास वाला तथ्य। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा विचार कि एक निर्जीव मशीन भी सोच सकती है, रातों रात पैदा नहीं हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था? ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले साल 1956 में एक वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने रखा था। उनका नाम था जॉन मैकार्थी। 1956? ये तथ्य अपने आप में हैरान करने वाला है। है ना। ये वो दौर था जब कंप्यूटर का आकार एक पूरे कमरे के बराबर होता था। और उसकी मेमोरी तो आज के एक साधारण कैलकुलेटर से भी कम होती थी। एकदम सही। उस दौर में किसी का ये सोचना कि ये विशाल मशीन एक दिन इंसानी दिमाग की तरह सोचेगी, वाकई किसी जादू से कम नहीं था। बिल्कुल। और इस तथ्य को परीक्षा के दबाव में याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार देसी ट्रिक है। अरे वाह, मैं यही बताने वाला था। बताइए फिर क्या ट्रिक है? जब भी सवाल आए कि एआई का जनक कौन है, तो बस ये समीकरण याद रखना है कि जॉन मैकार्थी मतलब एआई का बाप। अच्छा, लेकिन इसे डिकोड कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसे ऐसे डिकोड करें कि मैकार्थी के एम का मतलब है मशीन इंटेलिजेंस का मास्टर। अरे वाह, एम से मैकार्थी, एम से मास्टर। बिल्कुल। परीक्षा हॉल में 4 विकल्पों के बीच ये एम वाली ट्रिक सीधे सही गोले पर पेन ले जाएगी।
परीक्षा के लिए ये M वाला लॉजिक समय बचाने का एक बेहतरीन टूल है। लेकिन मैं 1956 के उस डार्टमाउथ सम्मेलन के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ हाँ, जहां मैकार्थी ने ये शब्द गढ़ा था। बिल्कुल। वहां मौजूद वैज्ञानिकों को लगा था कि वे मशीन को सोचना सिखाने का काम सिर्फ 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों में पूरा कर लेंगे। मतलब सच में सिर्फ 2 महीने में? हाँ, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इंसानी दिमाग की नकल करना कितना जटिल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज 70 साल बाद जो एआई हमारे फोन में है वो वैसा ही है जैसा फिल्मों में दिखता है? आपका मतलब वो रोबोट्स जो पूरी दुनिया पर राज करते हुए दिखाए जाते हैं? हाँ, क्या घर में रखी हुई स्मार्ट स्पीकर डिवाइस जैसे अलेक्सा की बुद्धिमत्ता सच में एक इंसान के बराबर पहुंच गई है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना वो ये है कि हम अक्सर फिल्मों वाले एआई और असल जिंदगी वाले एआई को मिला देते हैं। ये तो बहुत आम कंफ्यूजन है। बिल्कुल। एआई कोई एक अखंड तकनीक नहीं है, इसके अलग अलग विकास के चरण हैं। तो परीक्षा के लिए इन चरणों को समझना बहुत जरूरी होगा। एकदम। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं जिन्हें हम एनजीएस फॉर्मूले से समझ सकते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स। एनजीएस। ये एनजीएस का ढांचा दिमाग में एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये सुनने में काफी तकनीकी लगता है नहीं उतना। अच्छा, तो इसका पहला अक्षर एन किस चरण को दर्शाता है? एन का मतलब है नैरो एआई, जिसे वीक एआई या कमजोर एआई भी कहा जाता है। कमजोर? नाम में कमजोर क्यों है? नाम में कमजोर जरूर है, लेकिन ये अपने क्षेत्र में बहुत ताकतवर होता है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक ही विशिष्ट काम कर सकता है। मतलब सिर्फ एक काम? हाँ, जिस काम के लिए इसे डेटा देकर ट्रेन किया गया है, ये बस वही कर सकता है। गूगल ट्रांसलेट का ही उदाहरण ले लीजिए। वो तो सैकड़ों भाषाओं का अनुवाद सेकंडों में कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप गूगल ट्रांसलेट से कहें कि वो आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना दे या चेस खेल लें, तो वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। हाँ, वो तो सिर्फ भाषा समझता है। तो आपकी फोन की सिरी, घर की अलेक्सा या ऑनलाइन चेस खेलने वाला कंप्यूटर, ये सब नैरो एआई के ही रूप हैं। अच्छा, तो ये सब नारो ही आया है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे किसी भी नोट्स बनाने वाले को लाल स्याही से लिख लेना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि वर्तमान में दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नैरो एआई ही मौजूद है। अरे, इसे समझने के लिए हम नारो एआई की तुलना एक ऐसे होनहार छात्र से कर सकते हैं जो सिर्फ एक विषय का टॉपर है। जैसे कि गणित का टॉपर? हाँ, मान लीजिए गणित का टॉपर है। गणित के सबसे मुश्किल सवाल वो पलक झपकते हल कर देता है, लेकिन बाकी दुनियादारी में या इतिहास, भूगोल में वो बिल्कुल शून्य है। हाँ, उसे ये तक नहीं पता कि घर का राशन कैसे लाना है। बिल्कुल, उसे बस अपना एक काम आता है। ये तुलना सटीक है, लेकिन इसमें एक और पहलू जोड़ना जरूरी है। उस गणित के टॉपर को कम से कम ये तो पता है कि वो गणित पढ़ रहा है। चेतना तो है उसमें। हाँ, लेकिन नैरो एआई को ये भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। तो मतलब चेस खेलने वाले कंप्यूटर को नहीं पता कि वो चेस खेल रहा है। बिल्कुल नहीं। उसे जीतने पर खुशी क्या होती है, ये नहीं पता। वो सिर्फ लाखों गणितीय संभावनाओं को कैलकुलेट कर रहा होता है। उफ, ये तो बहुत ही मशीनी बात हो गई। तो अब आते हैं एनजीएस ट्रिक के दूसरे अक्षर जी पर। जी का अर्थ है जनरल एआई, जिसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एआई क्या कर सकता है? ये वो अवस्था है जहां मशीन में इंसान जैसी पूरी सोच और समझ आ जाती है। यानी एक ऐसी मशीन जो शतरंज भी खेल ले, कविता भी लिख ले, और शायद जोक सुनकर हंस भी दे और तर्क भी कर सके। एकदम। तकनीकी रूप से जब मशीन किसी भी बौद्धिक कार्य को इंसान जितनी कुशलता से कर सके, तो वो जनरल एआई कहलाएगी। लेकिन जैसा कि आपने पहले बताया, दुनिया में अभी सिर्फ नैरो एआई ही है। जी हाँ, मतलब ये जनरल एआई अभी तक वास्तविकता नहीं बना है। बिल्कुल। जनरल एआई अभी भी सिर्फ प्रयोगशालाओं और भविष्य की सैद्धांतिक चर्चाओं का हिस्सा है। वैज्ञानिक अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो एनजीएस का आखिरी अक्षर है एस। जब हम जी तक ही नहीं पहुंचे, तो ये एस क्या भविष्य की भी आगे की बात है? हाँ, एस का मतलब है सुपर एआई। ये वो काल्पनिक स्तर है जहां मशीन की बुद्धिमत्ता इंसान से भी ज्यादा हो जाती है। इंसान से भी ज्यादा? बिल्कुल। जब मशीनें इंसानी दिमाग की हर सीमा को पार कर जाएंगी, हर बीमारी का इलाज खुद खोज लेंगी और शायद हमारी सोच से भी परे के काम करने लगेंगी। ये तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लग रहा है। बिल्कुल। ये स्थिति अभी पूरी तरह से फिल्मों और किताबों तक ही सीमित है। तो परीक्षा के लिए क्या याद रखना है? परीक्षा में अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आता है कि वर्तमान में कौन सा एआई काम कर रहा है, तो बिना हिचकिचाए उत्तर नैरो एआई पर लगाना है। तो ये एनजीएस फॉर्मूला नैरो जनरल सुपर अब पूरी तरह से डिकोड हो गया है। हाँ, बिल्कुल।
लेकिन एक सवाल उठता है, जी। अगर हमारे पास अभी सिर्फ नैरोड एआई है जो केवल एक ही काम कर सकता है, तो फिर इसे लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? यह एक बहुत ही लाजमी सवाल है। करंट अफेयर्स के नजरिए से देखें तो भारत सरकार भी इस तकनीक को लेकर बहुत आक्रामक नीतियां बना रही है और परीक्षा में तकनीक और सरकारी योजनाओं का ये संगम हमेशा पूछा जाता है। देखिए, इस हाय तौबा का कारण ये है कि भले ही वो सिर्फ एक काम कर सकता हो, लेकिन वो उस काम को इंसान से लाखों गुना तेजी से कर सकता है। रफ्तार और सटीकता। बिल्कुल। और भारत के संदर्भ में ये जानना परीक्षा के लिए बेहद अहम है कि नीति आयोग ने साल 2018 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रणनीति लॉन्च की थी। अच्छा, उस रणनीति का नाम क्या था? उस रणनीति का नाम था AI फॉर ऑल, यानी सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई फॉर ऑल सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसका कोई जमीन पर असर दिखने वाला उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि मतलब ये थोड़ा नीरस सरकारी नाम लगता है, इसे थोड़ा जीवंत कैसे करें? इस रणनीति का मुख्य लक्ष्य AI को सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित ना रखकर आम आदमी के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो आम आदमी तक ये कैसे पहुंचेगा? उदाहरण के तौर पर भारत के कृषि क्षेत्र को लें। एक किसान को अक्सर पता ही नहीं चलता कि उसकी फसल में कौन सी बीमारी लग रही है। हाँ, जब तक कि पूरी फसल बर्बाद ना हो जाए। सही कहा। तो नीति आयोग की इस रणनीति के तहत ऐसे AI मॉडल विकसित किए जा रहे हैं जहां किसान सिर्फ अपने स्मार्टफोन से फसल के पत्तों की फोटो खींचेगा। अरे वाह, सिर्फ फोटो खींचने से काम हो जाएगा? हाँ, और AI तुरंत स्कैन करके बता देगा कि ये कौन सी बीमारी है और इसमें कितना कीटनाशक डालना है। ये है AI फॉर ऑल असली रूप। ये तो बहुत ही शानदार है। और 2018 का ये साल और रणनीति का नाम दोनों परीक्षा के लिहाज से बहुत वजनदार तथ्य हैं। एकदम। तो इस तथ्य को और मजबूत करने के लिए एक करंट अफेयर्स का अपडेट जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। जो भी नोट्स बना रहे हैं वे भारत के नेशनल एआई पोर्टल का नाम भी जरूर लिखें। इस पोर्टल का एड्रेस है india.ai.gov। india.ai.gov। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, ये भारत सरकार की वो केंद्रीय पहल है जहां एआई से जुड़ी तमाम रिसर्च, नीतियों और स्टार्टअप्स की जानकारी एक ही जगह पर मौजूद है। तो ये दोनों चीजें एक साथ याद रखनी है। बिल्कुल। अगर परीक्षा में नीति आयोग की 2018 की एआई फॉर ऑल रणनीति या इंडिया एआई पोर्टल का जिक्र आए तो ये एक पक्का नंबर है। इन दोनों तथ्यों का महत्व सच में बहुत अधिक है। तो अभी तक की चर्चा में ये ढांचा खड़ा हो गया कि एआई क्या है, मकार्थी ने इसे कब शुरू किया, इसकी 3 प्रकार यानी एनजीएस क्या हैं और भारत का रुख क्या है। बिल्कुल, एक बेस बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल अभी भी छूट रहा है। वो क्या? अगर एआई का अंतिम लक्ष्य एक मशीन को सोचने की क्षमता देना है, तो एक निर्जीव मशीन वो सोच आखिर विकसित कैसे करती है? ये सोचने वाली बात है। उसके पास हमारा जैसा जैविक दिमाग तो है नहीं। वो नई चीजें सीखती कैसे है? इसका जवाब उस दूसरे सबसे भारी शब्द में छिपा है, मशीन लर्निंग। जिसे हम ML भी कहते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो मशीन लर्निंग वास्तव में AI नाम के विशाल छाते के नीचे काम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है। मतलब एआई और एमएल अलग नहीं है? नहीं, AI अगर मंजिल है, तो मशीन लर्निंग वहां तक पहुंचने का रास्ता है। तो ये रास्ता बनता कैसे है? किताबी परिभाषा कहती है कि मशीन को ढेर सारा डेटा देना और उसे इस तरह से प्रशिक्षित करना कि वो अपने आप सीख जाए। अपने आप सीख जाए, बिना कुछ बताए? हाँ, लेकिन असल में ये सीखना कोई जादू नहीं है। इसके पीछे शुद्ध गणित और संभावनाएं काम करती हैं। प्रोबेबिलिटीज। बिल्कुल। हम मशीन को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं करते कि अगर ऐसा हो तो ये करना। इसके बजाय हम मशीन को हजारों लाखों उदाहरण देते हैं। और मशीन उन उदाहरणों का क्या करती है? मशीन उन उदाहरणों में छिपे हुए पैटर्न या गणितीय संबंधों को खुद पहचान लेती है। इस जटिल गणित को एक आसान देसी ट्रिक से समझाते हैं। एमएल का मतलब है मशीन को लेसन दो, वो खुद सीखेंगी। का सबसे बेहतरीन और हमारे फोनों में पल पल चलने वाला उदाहरण यूट्यूब है। यूट्यूब? वो कैसे? मान लीजिए कि कोई उम्मीदवार कुछ दिनों तक लगातार यूपी लेखपाल करंट अफेयर्स या गणित की ट्रिक्स वाले वीडियो देखता है, जो कि बहुत आम बात है। उसने यूट्यूब को कोई एप्लीकेशन लिखकर नहीं दी कि मुझे ऐसे वीडियो दिखाओ, लेकिन अचानक उसका पूरा होम पेज सिर्फ स्टडी और परीक्षा से जुड़े वीडियो से भर जाता है। तो यहाँ यूट्यूब के एल्गोरिदम ने क्या किया? उसने उस यूजर की देखने की हिस्ट्री,
मतलब उसने किस वीडियो पे क्लिक किया, उसे कितनी देर तक देखा, इन सब को एक डेटा के रूप में लिया। और उसी डेटा से उसने पैटर्न बना लिया। बिल्कुल। उस डेटा के गणितीय विश्लेषण से मशीन ने पैटर्न खोजा कि इस यूजर को एजुकेशनल कंटेंट पसंद है। तो उसने खुद ही वैसे वीडियो रेकमेंड करना शुरू कर दिया। हाँ, मशीन ने खुद ब खुद लेसन ले लिया। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मशीनें डेटा से पैटर्न ढूंढकर सीखती हैं, ये तो साफ है। बिल्कुल साफ है। लेकिन क्या हर मशीन एक ही तरीके से सीखती है? ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। और मुझे लगता है यहीं पर यूपीपीएससी और लेखपाल जैसी परीक्षाओं का सबसे बड़ा ट्रैप छिपा होता है। परीक्षक यहाँ से इतने बारीक सवाल बनाते हैं कि अच्छे उम्मीदवारों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, वे सीधे पूछ लेते हैं कि स्पैम फिल्टर किस लर्निंग का हिस्सा है। तो इस ट्रैप से सुरक्षित बाहर कैसे निकलें? इसके लिए हमें मशीन लर्निंग के 3 मुख्य प्रकारों को समझना होगा और इन तीनों प्रकारों को दिमाग में छापने के लिए एक बहुत ही संगीतमय ट्रिक है। संगीतमय ट्रिक? हाँ, वो ट्रिक है SUR यानी सुर। सुर? ये कैसे काम करता है? जिस तरह संगीत में एक परफेक्ट सुर लगाने के लिए अलग-अलग तरह के रियाज की जरूरत होती है, वैसे ही मशीन को भी निपुण बनाने के लिए इस सुर के तीनों प्रकारों की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया। चलिए इस सुर ट्रिक का पोस्टमार्टम करते हैं। इसका पहला अक्षर एस किस तरह की लर्निंग को दर्शाता है? एस का मतलब है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके नाम में ही सुपरविजन यानी एक तरह की निगरानी का भाव है। मतलब कोई निगरानी कर रहा है? हाँ, इसमें मशीन को वैसे ही सिखाया जाता है जैसे स्कूल में एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है। मशीन को बहुत सारा डेटा दिया जाता है और साथ में ये भी बताया जाता है कि वो डेटा आखिर है क्या। अच्छा, तो परीक्षा के लिए इसका कीवर्ड क्या होगा? परीक्षा के लिए इसका सबसे बड़ा और अचूक कीवर्ड है लेबल किया हुआ डेटा या अंग्रेजी में लेबल्ड डेटा। इसका मतलब ये है कि हम मशीन को एक ऐसा मॉक टेस्ट हल करने के लिए दे रहे हैं जिसमें हर सवाल के आगे उसका सही जवाब भी लिखा हुआ है। हाँ, कुछ हद तक। मतलब हम मशीन से कह रहे हैं कि देखो ये सवाल है और ये इसका जवाब है, अब तुम इसे रट लो। ये तुलना दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक पेच है। वो क्या? अगर मशीन सिर्फ पीछे लिखे जवाब रट लेगी, तो जब परीक्षा में कोई नया सवाल आएगा तो वो तुरंत फेल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उसे रटा हुआ सवाल तो मिलेगा नहीं। एकदम सही। मशीन को जवाब रटने नहीं है, बल्कि सवाल और जवाब के बीच का पैटर्न खोजना है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपके ईमेल का स्पैम फिल्टर। स्पैम फिल्टर वो कैसे काम करता है? देखिए, हम मशीन को पहले 50,000 ऐसे ईमेल देते हैं जिन पर लाल ठप्पा लगा होता है कि ये स्पैम है, ठीक है। और फिर 50,000 ऐसे ईमेल देते हैं जिन पर हरा ठप्पा होता है कि ये स्पैम नहीं है, ये लेबल्ड डेटा है। तो मशीन उन ईमेल्स में क्या ढूंढती है? मशीन उन स्पैम ईमेल को पढ़ती है और देखते हैं कि उनमें लॉटरी, फ्री, क्लिक हियर जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं। वो इन शब्दों को गणितीय वजन दे देती है। अरे वाह! और जब कोई नया ईमेल आता है तब? अब अगली बार जब कोई एकदम नया ईमेल आता है तो वो पिछले पैटर्न के आधार पर खुद तय कर लेती है कि इसे इनबॉक्स में डालना है या स्पैम फोल्डर में। ये हुई ना बात। मशीन ने नियम खुद बनाया, बस टीचर ने उसे शुरुआत में सही और गलत की पहचान कराई थी। बिल्कुल। अब सुर ट्रिक के दूसरे अक्षर यू पर आते हैं। ये यू क्या है? यू से होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये सुपरवाइज्ड का एकदम उल्टा है। यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो फिर मशीन सीखेगी कैसे? मशीन को सिर्फ डेटा का एक बहुत बड़ा पहाड़ थमा दिया जाता है बिना किसी लेबल के। मशीन को उस डेटा के ढेर में खुद ही घुसना होता है और खुद ही समझना होता है कि क्या चल रहा है। हाँ, चीजों के बीच समानताएं या छिपे हुए संबंध ढूंढकर उन्हें अलग अलग समूहों या क्लस्टर्स में बांटना होता है। तो इसका परीक्षा वाला कीवर्ड क्या होगा? इसका कीवर्ड है अनलेबल्ड डेटा, यानी बिना लेबल वाला डेटा। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए किसी विदेशी को जिसे हिंदी या कोई भारतीय भाषा नहीं आती, भारत की एक टिपिकल शादी में छोड़ दिया जाए। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। उसे नहीं पता कि कौन लड़के वाले हैं और कौन लड़की वाले, कोई लेबल नहीं है, लेकिन वह सिर्फ लोगों को देखकर पैटर्न खोजना शुरू करता है। वो क्या नोटिस करेगा? वो देखता है कि एक समूह के लोगों ने गुलाबी साफे पहने हैं और वे बहुत शांत बैठे हैं। दूसरे समूह के लोगों ने लाल साफे पहने हैं और वे डीजे पर पागलों की तरह नाच रहे हैं। तो वो समझ जाएगा कि ये अलग अलग ग्रुप हैं। बिल्कुल। वो बिना भाषा समझे, बिना किसी के बताए, सिर्फ उनके कपड़ों और व्यवहार के पैटर्न को देखकर 2 अलग-अलग ग्रुप बना लेगा। उसने बिना किसी लेबल के डेटा को क्लस्टर कर दिया। हाँ।
ये एकदम बेहतरीन उदाहरण है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करती है। मशीन बिल्कुल इसी विदेशी की तरह काम करती है। व्यापार और ई कॉमर्स की दुनिया में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अमेज़न पर। एकदम सही। मान लीजिए अमेज़न के पास करोड़ों ग्राहकों की खरीदारी का डेटा है। कंपनी मशीन को ये अनलेबल्ड डेटा दे देती है। फिर मशीन क्या करती है? मशीन खुद पैटर्न ढूंढती है कि जो लोग रात के 12 बजे के बाद ऑनलाइन आते हैं वो अक्सर महंगे गैजेट्स खरीदते हैं, और जो लोग सुबह आते हैं वो अक्सर घर का राशन खरीदते हैं। अरे ये तो बहुत ही बारीक पैटर्न है ना? मशीन ग्राहकों को अलग अलग ग्रुप में बांट देती है और फिर उसी हिसाब से उन्हें विज्ञापन दिखाए जाते हैं। ये तकनीक तो व्यापार के तरीके ही बदल रही है। मशीन वो पैटर्न देख लेती है जो शायद इंसानी दिमाग कभी सोच भी ना पाए। बिल्कुल। तो अब आते हैं सूत्र के आखिरी अक्षर आर पर, और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा रोमांचक है। हाँ, आर इस पूरी चर्चा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। आर का मतलब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट, इसका क्या सिद्धांत है? ये तरीका पूरी तरह से गलती करो, सीखो और रिवॉर्ड लो, इस सिद्धांत पर टिका है। इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। मतलब मशीन को गलती करने दी जाती है? जी हाँ। इसमें मशीन को किसी जटिल वातावरण में अकेला छोड़ दिया जाता है और उसे एक लक्ष्य दिया जाता है। जब वो लक्ष्य की दिशा में सही कदम उठाती है तो उसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और गलत कदम पर? गलत कदम उठाती है तो पेनाल्टी यानी सजा मिलती है। मशीन का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को बढ़ाना होता है। और इसी लालच में वो सीख जाती है? बिल्कुल। इसी प्रक्रिया में वो उस काम में उस्ताद हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में कोई नया वीडियो गेम खेलना सीखते थे। मारियो खेलते समय जब हम गड्ढे में गिरते थे तो हमारी लाइफ कम हो जाती थी। हाँ, वो पेनाल्टी थी। और जब सिक्का लेते थे तो स्कोर बढ़ता था, वो रिवॉर्ड था। 2-4 बार गड्ढे में गिरने के बाद हम समझ जाते थे कि यहाँ से छलांग लगानी है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन मशीन ये खेल उस स्तर पर खेलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कैसे? कोई उदाहरण है इसका? अगर हम इसके सबसे बड़े और ऐतिहासिक उदाहरण की बात करें तो वो है गूगल का एआई प्रोग्राम एल्फागो। गो नाम का एक प्राचीन चीनी बोर्ड गेम है जो चेस से करोड़ों गुना ज्यादा जटिल है। करोड़ों गुना? हाँ, इसमें इतनी चालें संभव हैं जितने ब्रह्मांड में परमाणु भी नहीं है। जब एल्फागो का मुकाबला इस गेम के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडॉल के साथ हुआ तो क्या हुआ? गेम के दौरान एल्फागो ने एक ऐसी चाल चली जिसे मूव 37 कहा जाता है। उस चाल को देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने सोचा कि कंप्यूटर से कोई भारी गलती हो गई है। गलती? क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान वैसी चाल नहीं चलता। लेकिन वो गलती तो नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। वो एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। सवाल ये है कि एल्फागो ने वो चाल कहाँ से सीखी? उसने वो चाल किसी इंसान से नहीं सीखी थी। तो फिर कहाँ से सीखी? उसने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए खुद के ही खिलाफ करोड़ों बार गेम खेला था। उसने सिमुलेशन में इतनी गलतियां की और उनसे इतना कुछ सीखा कि उसने गेम खेलने का एक ऐसा तरीका इजाद कर लिया जो इंसानों के लिए पूरी तरह से नया था। ये तो सच में दिमाग उड़ा देने वाला है। और इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला सड़कों पर उतरने से पहले वर्चुअल दुनिया में लाखों बार एक्सीडेंट करती हैं। हर क्रैश पर उन्हें पेनल्टी मिलती है। और वो करोड़ों गलतियों के बाद सुरक्षित ड्राइविंग सीख जाती हैं। बिल्कुल। करके डीप लर्निंग, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की परतों को उधेड़ने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस चीज से जो इस पूरे तकनीकी ढांचे का दिमाग है, यानी एआई और डीप लर्निंग। नोट्स में इस पूरे परिवार को समझाने के लिए जो ट्रिक दी गई है ना, वो लिटरली कमाल की है। मतलब एक बड़ा सा डब्बा बना है जिस पर लिखा है दादी, उसके अंदर एक छोटा डब्बा है जिस पर लिखा है माँ, और सबसे अंदर एक और छोटा डब्बा है जिस पर लिखा है बेटी। ये एक बहुत ही सटीक पदानुक्रम है, मतलब एक हायरार्की है। दादी माँ और बेटी वाली। हाँ, सबसे बाहरी और जो सबसे बड़ा दायरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है, यानी दादी। यह एक बहुत ही व्यापक विचार है कि मशीनों को इंसानों की तरह समझदार कैसे बनाया जाए। ठीक है। और उसके अंदर आती है मशीन लर्निंग यानी माँ, जो एआई को हासिल करने का एक तरीका है, जहां मशीनें डेटा से खुद पैटर्न ढूंढती है। और फिर सबसे छोटी वाली। हाँ, और सबसे गहराई में जो सबसे एडवांस टेक्निक है वो है डीप लर्निंग यानी बेटी, जो सीधे तौर पर इंसानी दिमाग की नकल करती है। इंसानी दिमाग की नकल।
अब देखिए, ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। नोट्स में इसके आगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जिक्र है और बकायदा दिमाग की न्यूरॉन्स की तस्वीरें बनी हुई हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या किसी कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर सच में कोई दिमाग धड़क रहा है जो चीजों को सोच समझ सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीनें इंसानों की तरह चेतना या कॉन्शियसनेस के साथ नहीं सोचती। वे भावनाओं या अनुभवों से नहीं, बल्कि लेयर्स यानी परतों से सीखती हैं। पढ़ते? मतलब एक के ऊपर एक लेयर। हाँ, डीप लर्निंग का पूरा मैकेनिज्म इन्हीं परतों पर टिका है। इसे आप एक जासूसों की असेंबली लाइन की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्मार्टफोन का फेस अनलॉक फीचर काम कर रहा है। जो आजकल हर फोन में होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जब कैमरा चेहरे को स्कैन करता है तो वो एक इंसान को नहीं देखता, वो सिर्फ लाखों पिक्सल्स देखता है। मतलब सिर्फ रंग और रोशनी के छोटे छोटे बिंदु। एकदम सही। अब न्यूरल नेटवर्क की जो पहली परत है वो अपना काम शुरू करती है। ये परत सिर्फ सीधी और आड़ी रेखाओं को पहचानती है, बस इतना ही। अच्छा, बस आउटलाइन। हाँ, एजेस। फिर ये जानकारी दूसरी परत को भेजी जाती है। दूसरी परत इन रेखाओं को जोड़कर कुछ आकृतियां बनाती है, जैसे एक गोल घेरा जो आंख हो सकता है, या एक तिकोना आकार जो नाक हो सकता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। तो ये जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल। और फिर ये जानकारी तीसरी परत के पास जाती है, जो इन आकृतियों को मिलाकर पूरा चेहरा गढ़ती है। और आखिरी परत ये तय करती है कि ये चेहरा डेटाबेस में मौजूद फोन के मालिक के चेहरे से मैच करता है या नहीं। मतलब ये पूरी प्रक्रिया जहां डेटा एक परत से दूसरी परत में जाकर छनता है और मशीन हर कदम पर और गहराई से पैटर्न पहचानती है, यही डीप लर्निंग है। बिल्कुल, यही है। और अगर मशीन इसमें कोई गलती करती है तो क्या वो खुद को सुधारती भी है? यही तो इसका सबसे बड़ा जादू है। इसे तकनीकी भाषा में बैक प्रोपगेशन कहते हैं। बैक प्रोपगेशन? हाँ, मतलब अगर मशीन ने किसी और के चेहरे पर फोन अनलॉक कर दिया तो उसे बताया जाता है कि देखो ये गलती है। मशीन तुरंत अपनी पिछली परतों में वापस जाती है, अपने गणितीय समीकरणों को, जिन्हें हम वेट्स कहते हैं, उन्हें बदलती है ताकि अगली बार वो ऐसी गलती बिल्कुल न करे। ये एक खुद ब खुद सीखने की प्रक्रिया है। वाह, ये तो सच में इंसानी दिमाग जैसा हुआ। और आपको पता है, भारत में इसका एक बहुत ही वीवीआईपी उदाहरण हमारे नोट्स में बड़े गर्व के साथ दिया गया है। आप डिजी यात्रा की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, डिजी यात्रा ऐप और आधार फेस ऑथेंटिकेशन। मतलब हवाई अड्डे पर घुसने से लेके फ्लाइट में बैठने तक आज किसी बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैमरे के सामने से गुजरना होता है। एकदम सीमलेस प्रोसेस। हाँ, कैमरा सेकंड के 100वें हिस्से में चेहरे की लाखों बारीकियों का नक्शा बनाता है, न्यूरल नेटवर्क की परतों से गुजारता है और गेट खुल जाता है। ये डीप लर्निंग का सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। कैसा पेंच? ये दिमाग चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, ये बिना यादों के, मतलब मेमोरीज के बिना किसी काम का नहीं है। अच्छा। अगर डीप लर्निंग को एक चेहरा पहचानना है तो पहले उसे लाखों चेहरों को देखकर ये सीखना होगा कि चेहरा असल में होता क्या है। इस दिमागी इंजन को चलने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है ना, वही बिग डेटा है। बिग डेटा, ये ऐसा शब्द है जो आजकल हर जगह सुनाई देता है। इंटरनेट पर हर सेकंड लाखों गूगल सर्च, यूट्यूब पर अनगिनत वीडियो, इंस्टाग्राम पर करोड़ों तस्वीरें। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बहुत सारा डेटा होना ही बिग डेटा नहीं है, राइट? इसे परीक्षा के नजरिए से समझाने के लिए स्टडी टेक के नोट्स ने एक और शानदार ट्रिक का इस्तेमाल किया है, 5V का सिद्धांत। हाँ, द 5V प्रिंसिपल। ये 5V मॉडल बिग डेटा के पूरे मैकेनिज्म को खोलकर रख देता है। मैं बताती हूँ। इसका पहला V है वॉल्यूम, यानी मात्रा। मतलब डेटा का साइज। एग्जैक्टली। और हम यहाँ गीगाबाइट या टेराबाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात पेटाबाइट्स में हो रही है। पेटाबाइट्स? अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एक पेटाबाइट इतना बड़ा होता है कि अगर उसे गानों में बदल दिया जाए ना, तो उन गानों को लगातार सुनने में 2000 साल लग जाएंगे। बाप रे। हाँ, और सोचिए, दुनिया हर दिन ऐसे कई पेटाबाइट्स डेटा पैदा कर रही है। और यहीं से हमारा दूसरा V आता है, वेलोसिटी, यानी रफ्तार। ये डेटा किसी पुरानी लाइब्रेरी की तरह एक जगह रुका हुआ नहीं है। ये एक उफनती नदी की तरह बह रहा है। स्पीड बहुत तेज इसकी। बहुत तेज। IRCTC का ही उदाहरण ले लीजिए। अरे हाँ, तत्काल टिकट। बिल्कुल। जब सुबह तत्काल टिकट की खिड़की खुलती है तो एक ही सेकंड में देश भर से लाखों लोग सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं। इस रियल टाइम बाढ़ को संभालना वेलोसिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
एकदम सही। और तीसरा वी है वैरायटी, यानी विविधता। मतलब पहले डेटा का मतलब होता था बस एक्सेल शीट में लिखे हुए कुछ नंबर और नाम। स्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, लेकिन आज बिग डेटा में स्मार्ट वॉच से निकलने वाली हार्ट बीट का डेटा भी है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है और सोशल मीडिया पर लिखे गए टेढ़े मेढ़े टेक्स्ट भी हैं। ये डेटा का एक बहुत ही अस्त-व्यस्त और उलझा हुआ जंगल है। और इसी उलझे हुए जंगल के कारण ही चौथे वी का जन्म होता है, जो मुझे लगता है सबसे चुनौतीपूर्ण है, वेरासिटी, जिसका मतलब है सच्चाई या सटीकता। ये बिंदु ना मुझे सबसे दिलचस्प लगा। मतलब आज के दौर में जहां डीप फेक वीडियो बन रहे हैं, एआई ख्याली तस्वीरें बना रहा है और इंटरनेट पर फेक न्यूज़ का तो अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर डीप लर्निंग मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए इसी कचरे या झूठे डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो मशीन के फैसले भी तो पूरी तरह गलत और पक्षपाती होंगे ना? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। एग्जैक्टली। कचरे से सिर्फ कचरा ही पैदा होगा। तो इस विशाल डेटा में से सच्चाई कैसे तय की जाती है? ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, और इसके लिए कोई एक साधारण कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। नोट्स में हडूप और स्पार्क जैसे सॉफ्टवेयर्स का जिक्र है। इनकी काम करने की प्रणाली ना बहुत ही अलग होती है। वो कैसे? ये एक विशाल कंप्यूटर पर सारा बोझ डालने के बजाय डेटा के उस पूरे पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और हजारों छोटे कंप्यूटर्स को एक साथ काम पर लगा देते हैं। अच्छा, मतलब एक इंसान को 1 लाख पन्ने पढ़ने को देने के बजाय 1 लाख इंसानों को एक एक पन्ना दे दिया जाए। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल। इसे तकनीकी भाषा में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर उस डेटा को साफ करते हैं, उसमें से गलत या अधूरी जानकारी को हटाते हैं और उसे मशीन के समझने लायक बनाते हैं। छटाई करते हैं। हाँ, और जब डेटा साफ हो जाता है तब आता है बिग डेटा का पांचवां और आखिरी वी, वैल्यू। वैल्यू। मतलब उस पूरे साफ किए गए डेटा के पहाड़ में से कोई ऐसा पैटर्न या निष्कर्ष निकालना जो सच में हमारे काम आ सके। बिल्कुल। और भारत में आधार डेटाबेसेस का सबसे बड़ा उदाहरण है। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के फिंगरप्रिंट्स, आंखों की पुतलियों के स्कैन और डेमोग्राफिक जानकारी। इतना सारा डेटा एक जगह। हाँ, और ये सिर्फ डेटा का ढेर नहीं है। इस डेटा से सरकार ने सीधे बैंक खातों में पैसे भेजने जैसी योजनाएं लागू की, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी कहते हैं। हाँ, जिससे करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार रोका है। एग्जैक्टली। तो ये है बिग डेटा से निकली हुई असली वैल्यू। तो अब हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन रही है। डीप लर्निंग एक शक्तिशाली दिमाग है और बिग डेटा वो ईंधन है जो उस दिमाग को समझदार बनाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। ये दोनों चीजें यानी दिमाग और डेटा, ये तो किसी ठंडे सर्वर रूम में या बादलों में क्लाउड में बैठे हैं ना? हाँ, फिजिकल रूप में तो वो सर्वर में ही है। तो ये हमारी असली छुई जा सकने वाली भौतिक दुनिया में कैसे पहुंचते हैं? मतलब हवा का तापमान, मिट्टी की नमी या किसी इंसान की धड़कन को ये सर्वर रूम में बैठे बैठे कैसे नापते हैं? और यहीं पर हमारी तीसरी तकनीक की शानदार एंट्री होती है, आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अरे हाँ। और स्टडी टेक के नोट्स ने इसे समझाने के लिए जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया है ना, वो सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी। उन्होंने लिखा है IoT इज इक्वल टू इंटरनेट ऑफ तमाम चीजें। हाँ, इंटरनेट ऑफ तमाम चीजें, ये सुनने में जितना मजेदार है, तकनीकी तौर पर उतना ही सटीक भी है। आईओटी असल में हमारी डिजिटल दुनिया और भौतिक दुनिया के बीच का पुल है। पुल। हाँ, और ये पुल बनता है सेंसर्स और एक्चुएटर्स के जरिए। नोट्स में जो स्मार्ट होम का उदाहरण है ना, वो इसी पुल को बहुत अच्छे से समझाता है। कैसे? जैसे सुबह अलार्म बजने के साथ ही कॉफी मेकर का अपने आप चालू होना और घर से निकलते ही लाइट्स का बंद हो जाना। यहाँ घर की तमाम चीजें इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से बात कर रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बेसिक उदाहरण है। हाँ, लेकिन जब हम इसका दायरा बढ़ाते हैं ना, तो चीजें सच में हैरान करने वाली हो जाती हैं। मतलब नोट्स में प्रिसिजन एग्रीकल्चर या स्मार्ट खेती का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि खेत की मिट्टी में सेंसर लगा दिए जाते हैं और मिट्टी सूखते ही सेंसर पानी की मोटर को अपने आप चालू कर देता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आईओटी सिर्फ एक ऑटोमेटिक स्विच नहीं है। हाँ, यही सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था। मतलब पानी की टंकी भर जाने पर जो घर में अलार्म बजता है या मोटर बंद होती है, वो भी तो ऑटोमेटिक है ना? तो इसमें इतना स्मार्ट क्या है? एक सामान्य स्विच और आईओटी डिवाइस में असल में क्या फर्क है?
देखिए, एक सामान्य स्विच या जो ऑटोमेटिक वॉल्व होता है ना, वो सिर्फ इतना जानता है कि जब पानी इस स्तर तक पहुंचे तो बंद हो जाओ। उससे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती, वो सीखता नहीं है। लेकिन आईओटी एक अलग ही स्तर पर काम करता है। स्मार्ट खेती में लगा वो सेंसर सिर्फ मिट्टी की नमी नहीं नापता, हम्म। वो इंटरनेट के जरिए क्लाउड से जुड़ता है। ओ, बाहर की जानकारी लेता है। हाँ, वो मौसम विभाग के बिग डेटा से बात करता है। वो देखता है कि अरे, अगले 6 घंटों में तो भारी बारिश होने की भविष्यवाणी है। और फिर डीप लर्निंग एल्गोरिदम ये फैसला लेता है कि चूंकि बारिश होने वाली है, इसलिए अभी मोटर चालू करके बिजली और भूजल बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। मतलब वो स्विच खुद फैसला ले रहा है कि उसे काम करना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली यही आईओटी, बिग डेटा और डीप लर्निंग का असली संगम है। आईओटी डेटा इकट्ठा करता है, बिग डेटा उसे पुराने पैटर्न के साथ मिलाता है और डीप लर्निंग उस डेटा के आधार पर एक स्मार्ट फैसला लेती है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। एक और उदाहरण जो नोट्स में दिया गया है ना, वो सीधे इंसान की जान बचाने से जुड़ा है। हेल्थ केयर। स्मार्ट वॉच वाला। हाँ, कलाई पर बंधी एक सामान्य से दिखने वाली स्मार्ट वॉच सिर्फ समय नहीं बता रही है, वो लगातार एक इंसान की धड़कन को मॉनिटर कर रही है। हाँ, डेटा इकट्ठा कर रही है। बिल्कुल। अगर उस स्मार्ट वॉच के अंदर बैठे डीप लर्निंग मॉडल को धड़कन के पैटर्न में कोई ऐसी गड़बड़ी दिखती है जो किसी आने वाले हार्ट अटैक का संकेत हो सकती है, तो वो वॉच किसी इंसान के कुछ करने का इंतजार नहीं करती। वो सीधे अस्पताल को एक ईसीजी रिपोर्ट भेज सकती है और एम्बुलेंस को अलर्ट कर सकती है। ये बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। हाँ, मतलब यहाँ एक डिवाइस सिर्फ डेटा नहीं पढ़ रहा है, वो एक जिंदगी बचाने वाला सिस्टम बन गया है। और अगर हम इस पूरी चर्चा को वापस उसी उदाहरण पर ले जाएं जहां से हमने शुरुआत की थी। टूल प्लाजा वाला। हाँ, भारत में आईओटी का सबसे विशाल और सबसे सफल उदाहरण हमारी गाड़ियों पर लगा फास्टैग ही तो है। नोट्स में इसे बहुत सही नाम दिया गया है, द बिगेस्ट बाउंसर। द बिगेस्ट बाउंसर। हाँ, ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी आरएफआईडी टैग है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है। मतलब जब कार 80 की स्पीड पर टोल प्लाजा से गुजरती है, तो स्कैनर कार के फास्टैग को पढ़ता है। वो स्कैनर इंटरनेट के जरिए एक सेंट्रल सर्वर से संपर्क करता है, जहां करोड़ों गाड़ियों का बिग डेटा मौजूद है। वो सर्वर चेक करता है कि इस कार के खाते में पैसे हैं या नहीं, और फिर एक एक्चुएटर काम करता है। हाँ, एक्चुएटर यानी टोल प्लाजा का वो मोटर जो बैरियर को उठाता है, उसे सिग्नल मिलता है और बैरियर खुल जाता है। आईओटी, बिग डेटा और डीप लर्निंग, ये सब मिलकर उस 1 सेकंड के जादू को मुमकिन बनाते हैं। ये तकनीकी तालमेल का ना एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे ये तीन भारी भरकम शब्द सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि असल में हमारी सड़कों पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि स्टडी टेक के नोट्स का जो क्विक रिवीजन ट्रिक बॉक्स है, वो मुझे इतना शानदार लगता है। पूरा कॉन्सेप्ट इस एक बॉक्स में सिमट जाता है। वो ट्रिक बॉक्स तो वाकई बहुत काम का है ना? जहां भी फास्टैग का नाम आए, समझ जाना कि बात आईओटी की हो रही है, जो भौतिक चीजों को इंटरनेट से जोड़ता है। जहां आधार या आईआरसीटीसी का नाम आए, वहां बिग डेटा का विशाल समुद्र बह रहा है। और जहां एयरपोर्ट के डिजी यात्रा की बात हो, जो पलक झपकते ही चेहरा पहचान लेता है, वहां दिमाग की तरह सोचने वाली डीप लर्निंग काम कर रही है। देखिए, ये ट्रिक्स भले ही परीक्षाओं के लिए गढ़ी गई हों, लेकिन सच तो ये है कि ये आज के आधुनिक दुनिया को समझने का सबसे आसान और सटीक नजरिया है। ज्ञान वही है जो हमारे आसपास के माहौल से जुड़ सके। एकदम सही बात है। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का कोई चैप्टर नहीं है। राइट। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी, इन तीनों को एक साथ इम्पैक्ट करती है। मेरा मानना है कि जो देश आज एआई में पीछे छूट गया ना, वो आने वाले दशकों में अपनी जगह खो देगा। तो चलिए फिर इस एआई क्रांति की जड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग एक रात में तो लगती नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसके लिए एक फाउंडेशन चाहिए होती है। वही तो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं साल 2018 की, जब नीति आयोग ने भारत की नेशनल एआई स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी। और इसको याद रखने का एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अच्छा, वो क्या है? ट्रिक ये है कि नीति आयोग ने बनाई नीति ताकि एआई मिले सबको, यानी एआई फॉर ऑल। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। 2018 के उस दौर में जब पूरी दुनिया एआई से थोड़ा डरी हुई थी, तब ये सबके लिए एआई का कॉन्सेप्ट इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना गया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत गहरा सोशल और इकोनॉमिक रीजन था।
अगर आप देखें तो 2018 के आसपास वेस्टर्न कंट्रीज में एआई का डेवलपमेंट मोस्टली बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज कर रही थी। हाँ, प्रॉफिट के लिए। एग्जैक्टली, प्रॉफिट और ऑटोमेशन के लिए। वहाँ डर ये था कि एआई कितनी नौकरियां खा जाएगा। लेकिन नीति आयोग ने जो ये एआई फॉर ऑल का विजन रखा ना, इसने इस पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया। मतलब हमारा फोकस अलग था। हाँ, भारत का नजरिया ये था कि एआई का यूज कॉर्पोरेट प्रॉफिट से ज्यादा ग्राउंड लेवल की सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। जैसे दूर दराज के गांव में जहां डॉक्टर नहीं है, वहां एआई से बीमारियों की पहचान करना। या फिर खेती में मौसम का पहले से अंदाजा लगाना। राइट। बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन का, यानी उसको आम लोगों तक पहुंचाने का पहला बड़ा कदम था। मतलब हमने उस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अमीरों का खिलौना बनने से रोक दिया, और उसी 2018 की नींव का असर आज हमें 2024 के सबसे गर्म करंट अफेयर में देखने को मिल रहा है। इंडिया एआई मिशन। राइट, जी हाँ, 2024 का इंडिया एआई मिशन। देखिए, सरकार ने इसके लिए 10,371 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट पास किया है, और इसका मेन टारगेट है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 10,000 जीपीयूज देना। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है ना? अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं तो 10,000 जीपीयू देना कैसा है? जैसे किसी नई रेसिंग कार को दुनिया का सबसे ताकतवर इंजन दे देना। पर मेरे दिमाग में एक तीखा सवाल आ रहा है यहाँ। जरूर पूछिए। दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे मेटा या गूगल, वो तो अपने एआई मॉडल्स के लिए लाखों जीपीयूज खरीद रही हैं। तो 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के लिए ये 10,000 जीपीयू ऊंट के मुंह में जीरा नहीं लगता? ये बहुत ही शानदार और क्रिटिकल सवाल है। हाँ। पर इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक्चुअली काम कैसे करता है, और ये नॉर्मल सीपीयू से अलग कैसे है। टेक्निकल डिफरेंस क्या है? देखिए, सीपीयू एक बहुत ही तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार की तरह होता है, जो एक बार में एक काम करेगा, पर बहुत तेजी से करेगा। लेकिन एआई को ट्रेन करने के लिए हमें एक काम नहीं चाहिए, बल्कि लाखों मैथ इक्वेशंस एक साथ सॉल्व करनी होती हैं। ओह, एक साथ? हाँ, और यहाँ जीपीयू काम आता है। जीपीयू आप समझ लीजिए एक विशाल बस की तरह है, जिसमें हजारों डेटा पॉइंट्स एक साथ बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं। इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। अच्छा, और यही पैरेलल प्रोसेसिंग एआई के बड़े मॉडल्स के लिए जरूरी होती है, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। अब आते हैं आपके उस सवाल पर कि क्या 10,000 जीपीयू कम है। देखिए, ये नंबर कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये बस एक शुरुआत है। एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ये। मतलब आगे और भी आएंगे? बिल्कुल। आज के टाइम में एक हाई एंड जीपीयू की कीमत करोड़ों में होती है, और इसकी ग्लोबल सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अब हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के पास आइडियाज और एल्गोरिदम्स तो शानदार हैं, पर बेचारों के पास इतने महंगे हार्डवेयर के पैसे नहीं हैं। वही तो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो सरकार का ये इंडिया एआई मिशन बेसिकली एक सॉवरेन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये 10,000 जीपीयू का क्लस्टर एक सैंडबॉक्स की तरह होगा, जहां हजारों स्टार्टअप्स अपने मॉडल्स टेस्ट कर पाएंगे। ओह, यानी उन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा? एग्जैक्टली। वो इस हार्डवेयर को लीज पर या कुछ टाइम के लिए यूज कर सकेंगे। तो टैलेंट को हार्डवेयर की कमी से मरने से बचाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। ये तो सच में गेम चेंजर ट्रिक है। मतलब ओनरशिप के बजाय एक्सेस पर जोर देना। बिल्कुल। लेकिन जब हम हार्डवेयर और कंप्यूटिंग पावर की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो क्या सिर्फ बाहर से जीपीयू मंगवा लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम सिर्फ फॉरेन मशीन्स और उनके क्लाउड सर्वर्स पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्या हमारी सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा? और यहीं से हमारी अगली स्लाइड की एंट्री होती है, भारत का अपना देसी दिमाग। हाँ, और ये टेक्निकल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है, जिसे हम डेटा सॉवरेनिटी कहते हैं। तो एग्जाम के नजरिए से इसको थोड़ा ध्यान से डिकोड करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं परम सुपर कंप्यूटर की। हाँ। ये भारत का पूरी तरह से अपना स्वदेशी आर्किटेक्चर पर बना सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे के सीडैक ने बनाया, राइट? जी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कोई नॉर्मल डेस्कटॉप थोड़ी ना है। ये वो मशीन है जो मैसिव एआई कैलकुलेशंस करती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारत को अपना सुपर कंप्यूटर खुद बनाने की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं ना, तो 1980s के एंड में भारत को मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक सुपर कंप्यूटर चाहिए था। लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें वो फॉरेन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था। अच्छा, उन्होंने हमें डिनाई कर दिया था? बिल्कुल। और उसी इनकार की आग से सीडैक का जन्म हुआ।
अब जब हम कहते हैं कि परम स्वदेशी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका एक एक प्लास्टिक का पुर्जा यहाँ बना है। तो फिर स्वदेशी का असली मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब ये है कि इसका जो ब्रेन है, जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, कि कैसे हजारों नोड्स एक दूसरे से बात करेंगे, उसका पूरा डिजाइन हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने खुद बनाया है। ओह, आई सी। इसका मतलब अगर आर्किटेक्चर हमारा है तो उसमें कोई बैकडोर या छुपी हुई खामी नहीं हो सकती जिसका फायदा फॉरेन एजेंसीज उठा सकें। एग्जैक्टली और आज के डिजिटल एज में देखिए, जब हम एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए अपने सिटीजन्स का हेल्थ डेटा या फाइनेंशियल डेटा यूज कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि वो डेटा फॉरेन सर्वर्स पर ना जाए। सही बात है, प्राइवेसी का बड़ा इशू है। तो जब एआई की कैलकुलेशंस हमारे परम सुपर कंप्यूटर पर होती हैं, तो हमारा डेटा हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर ही कंप्लीटली सेफ रहता है। ये सिर्फ एग्जाम का कोई रटने वाला फैक्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि भारत अपनी टेक डेस्टिनी खुद लिख रहा है। वाओ, ये जानकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने पॉलिसी समझ ली, 10,000 जीपीयू का प्लान देख लिया और परम के जरिए अपनी आत्मनिर्भरता भी देख ली। फाउंडेशन पूरी हो गई। लेकिन जब हमारे पास ऐसी ताकतवर मशीन्स हैं, तो इस टेक्नोलॉजी का असली टेस्ट किसी सेफ लैब में नहीं होता। इसका सबसे खतरनाक टेस्ट वहाँ होता है जहाँ इंसान या किसी सुपर कंप्यूटर की सीधी मदद नहीं पहुँच सकती। आप स्पेस की बात कर रही हैं? बिल्कुल, अंतरिक्ष। नीतियों से निकलकर अब देखते हैं कि इस एआई का जादू अंतरिक्ष में कैसे चल रहा है। और यहीं 2023 में चंद्रयान 3 मिशन ने हिस्ट्री क्रिएट की थी। वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था हम सबके लिए। सोचिए, एक दृश्य की कल्पना कीजिए। विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नीचे एकदम अनजान, पथरीली और गड्ढों वाली जमीन है। लेकिन विक्रम लैंडर कोई अंधी मशीन नहीं था। राइट, वो बस अर्थ के कमांड्स पर डिपेंडेंट नहीं था। वही तो, वो खुद अपनी आंखों से यानी अपने एआई नेविगेशन सिस्टम से नीचे देख रहा था और रियल टाइम में गड्ढों से बचते हुए एक सेफ जगह ढूंढ रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सड़क पर चलते हुए अचानक कोई गड्ढा देखकर अपना रास्ता थोड़ा बदल लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि चंद्रयान 3 के लिए ये एआई कोई फैंसी एक्स्ट्रा फीचर नहीं था। ये उसकी लैंडिंग की सबसे बड़ी चाबी थी। इस कॉन्सेप्ट को हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। एज कंप्यूटिंग, इसको थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ऐसा क्यों था कि इसरो के साइंटिस्ट जमीन पर बैठकर उसे किसी वीडियो गेम की तरह रिमोट से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि यहाँ फिजिक्स का एक रूल बीच में आ जाता है, स्पीड ऑफ लाइट और डिस्टेंस। देखिए, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। बाप रे, बहुत दूर है। तो जब इसरो यहाँ से कोई कमांड भेजता है, तो उसे चांद तक पहुंचने और वापस आने में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, जिसे हम लेटेंसी या कम्युनिकेशन डिले कहते हैं। अब लैंडिंग के जो आखिरी 15 मिनट होते हैं ना, जिसे 15 मिनट ऑफ टेरर भी कहा जाता है। बिल्कुल, उन मोमेंट्स में लैंडर की स्पीड इतनी तेज होती है कि अगर ठीक नीचे कोई डेंजरस गड्ढा आ गया और लैंडर अर्थ से पूछे कि मैं क्या करूं, तो जब तक रिप्लाई आएगा लैंडर क्रैश हो चुका होगा। ओहो, मतलब उसे जो भी डिसीजन लेना था उसी सेकंड वहीं पर लेना था। बिल्कुल, बिना किसी क्लाउड सर्वर के। एग्जैक्टली। और यहीं पर उसके अंदर लगे एआई और मशीन विजन ने अपना कमाल दिखाया। विक्रम लैंडर में लेजर सेंसर्स, जिसे हम लाइडार कहते हैं, और हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे थे। राइट। तो लैंडर का एआई उन कैमरास से आने वाली लाखों पिक्सल्स की इमेजेस को मिली सेकेंड्स में प्रोसेस कर रहा था। वो मैथ के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहा था कि स्लोप कितना है, गड्ढा कितना बड़ा है और कहाँ उसके पैर बिना फिसले टिक सकते हैं। और ये सब उस छोटी सी मशीन के अंदर हो रहा था। हाँ, ये सॉफ्ट लैंडिंग इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि भारत का एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एक्सट्रीम कंडीशंस में भी 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है। ये सचमुच अमेजिंग है। जो मशीन लाखों किलोमीटर दूर अनजान ग्रह पर अपनी जान खुद बचा सकती है, उसके दिमाग पर तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ एक और पॉइंट आता है। कैसा पॉइंट? अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि जब हमारी धरती पर ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं, किसानों को मदद की जरूरत है, तो फिर स्पेस में अरबों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं? ये एक आम आदमी का बहुत ही जायज सवाल है। और हमारी अगली स्लाइड इसी सवाल का सबसे करारा जवाब है। आईएसआरओ का भुवन प्लेटफॉर्म। सही पकड़ा आपने। भुवन प्लेटफॉर्म एक्चुअली ये साबित करता है कि स्पेस टेक और देश के मिट्टी के बीच कितना गहरा कनेक्शन है। तो ये भुवन प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली काम कैसे करता है? मैंने सुना है कि ये सैटेलाइट इमेजेस का यूज करके किसानों की फसल की मॉनिटरिंग करता है। पर आसमान से ली गई एक फोटो से बेचारे किसान का क्या फायदा होगा?
देखिए, यहीं पर नॉर्मल समझ और डीप टेक का फर्क आता है। भुवन कोई ऑर्डिनरी फोटोज नहीं खींचता, ये मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग का यूज करता है। हमारी आंखें तो लाइट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख सकती हैं, हाँ, विजुअल स्पेक्ट्रम। पर सैटेलाइट्स इंफ्रारेड और दूसरे स्पेक्ट्रम्स को भी कैप्चर कर लेती हैं। तो एआई इस इंफ्रारेड डेटा के साथ क्या करता है? मैं बताता हूं। जब कोई फसल हेल्दी होती है तो उसके पत्तों का क्लोरोफिल एक स्पेसिफिक तरीके से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अगर प्लांट में पानी की कमी हो रही है या कोई बीमारी लगनी शुरू हो गई है ना, तो क्या होता है? तो पत्ते पीले पड़ने से कई हफ्ते पहले ही उनका इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन बदल जाता है। भुवन प्लेटफॉर्म का एआई जब इन सैटेलाइट इमेजेस को एनालाइज करता है तो वो इंसानी आंखों से हफ्ते भर पहले ही पहचान लेता है कि किस खेत में बीमारी आने वाली है या सूखा पड़ने वाला है। क्या बात है! मतलब बीमारी फिजिकली दिखने से पहले ही किसान के स्मार्टफोन पर अलर्ट आ सकता है कि भाई अपने खेत के उस हिस्से में दवाई डाल दो। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किसान के लिए नहीं, पूरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी गेम चेंजर है। एआई की मदद से सरकार पूरे डिस्ट्रिक्ट के क्रॉप प्रोडक्शन की पहले से प्रेडिक्शन कर सकती है, जिससे अनाज के प्राइसेस कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एग्जैक्टली। और जरूरत पड़ने पर पहले से रिलीफ पैकेज भी रेडी किया जा सकता है। तो अगर आप दोनों बातों को जोड़ें, आईएसआरओ सिर्फ चांद तारों तक लिमिटेड नहीं है। वही हाई लेवल स्पेस टेक और एआई आज सीधे तौर पर भारत के किसान की जिंदगी आसान बना रहा है। अरे वाह! मतलब आसमान की ऊंचाइयों से लेकर जमीन की जड़ों तक टेक्नोलॉजी कैसे समाज को जोड़ रही है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर मैं इस पूरी चर्चा को एक साथ समेट कर देखूं तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। 2018 की एआई फॉर ऑल पॉलिसी सिर्फ एक पेपर नहीं था, उसने नींव रखी। राइट। फिर इंडिया एआई मिशन ने 10,000 जीपीयूज के थ्रू उस पर एक बिल्डिंग बनानी शुरू की। सीडैक के परम सुपर कंप्यूटर ने हमारा डेटा सेफ रखा। और फाइनली चंद्रयान और भुवन ने प्रूव दे दिया कि हम अपना एआई स्पेस से लेकर खेत तक बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। भारत सच में एआई की दुनिया में राज कर रहा है। बिल्कुल सही। आज हमने भारत के इस टेक सफर के पीछे छिपे क्यों और कैसे को बहुत गहराई से डिकोड किया। ये फैक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये ऐसी कहानी है जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले दोस्तों, मैं आपके सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारा अपना देसी एआई सिस्टम बिना किसी इंसानी मदद के चंद्रयान को चांद के गड्ढों से बचा सकता है, जो कि खुद में एक मिरेकल है। हाँ, तो जब ये नए 10,000 जीपीयू पूरी तरह काम करने लगेंगे और टियर 2, टियर 3 शहरों के यंग स्टार्टअप्स इनको यूज करेंगे, तो हमारे एजुकेशन, हेल्थ और डेली लाइफ में कैसे कैसे चमत्कार होंगे। ये सच में सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी की ये नई लहर और क्या क्या बदलने वाली है, इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। और ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस और डीप डाइव्स के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।